गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। सॉल्यूशन का आज 7th लेक्चर है। आई एम रुशाली मैम फ्रॉम वीएम एकेडमी। तो हमने स्टार्ट किया था केमिस्ट्री सेकंड यूनिट सॉल्यूशन से लेक्चर नंबर 7। तो लास्ट लेक्चर में हमने देखी थी फर्स्ट कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी दैट इज़ लोअरिंग इन वेपर प्रेशर। आज हम देखने वाले सेकंड कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी दैट इज़ बॉइलिंग पॉइंट एलिवेशन मीन्स इंक्रीजिंग बॉइलिंग पॉइंट। तो ये लेक्चर देखने से पहले 6 लेक्चर आप लोगों ने देखना ज़रूरी है। तो पहले 6 लेक्चर देखने के लिए आप सेम लिंक पे जा सकते हो ताकि आपको वेपर प्रेशर क्या है वो समझ में आए, कॉन्सेंट्रेशन टर्म यूज़ करते हो वो समझ में आए। तो पहले 6 लेक्चर अच्छे से देखो, फिर देखो कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी, सेकंड प्रॉपर्टी बॉइलिंग पॉइंट एलिवेशन। तो चलो बॉइलिंग पॉइंट एलिवेशन देखने से पहले हमें पता होना चाहिए कि व्हाट इज़ बॉइलिंग पॉइंट। तो बॉइलिंग पॉइंट क्या होता है, सपोज एक ओपन कंटेनर है और उसमें कोई भी सॉल्यूशन हमने रखा है। सॉल्यूशन क्या हो रहा है, वेपर में कन्वर्ट हो रहा है, मतलब वहाँ पे क्या हो रहा है, वेपर प्रेशर क्रिएट हो रहा है। ये वेपर ओपन कंटेनर है, ये वेपर क्या हो रहा है, बाहर निकलने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन एटमॉस्फेरिक प्रेशर जो होता है वो क्या करेगा, इसे अपोज करेगा। एटमॉस्फेरिक प्रेशर जिसे अप्लाइड प्रेशर भी कह सकते हो। अभी सॉल्यूशन है तो इस पे अप्लाइड प्रेशर कौन सा है, एटमॉस्फेरिक प्रेशर। तो ये क्या हो रहा है, बाहर निकलने की कोशिश कर रहा है, एटमॉस्फेरिक प्रेशर उसे दबाने की कोशिश कर रहा है। जब इन दोनों की स्ट्रेंथ इक्वल होती है तब आपका सॉल्यूशन क्या होने लगता है, बॉयल होना स्टार्ट होता है। इसे हम क्या कहते हैं, बॉइलिंग पॉइंट। मीन्स बॉइलिंग पॉइंट ऑफ सॉल्यूशन इज द टेम्परेचर एट विच द वेपर प्रेशर इज इक्वल टू अप्लाइड प्रेशर और एटमॉस्फेरिक प्रेशर। उसे क्या कहोगे, बॉइलिंग पॉइंट ऑफ सॉल्यूशन। लेकिन ये हो गया ओपन कंटेनर के लिए, हम वेपर प्रेशर की बात कर रहे हैं फॉर क्लोज कंटेनर। तो चलो देखते हैं कि बॉइलिंग पॉइंट एलिवेशन इंक्रीज कैसे हो रहा है। ये हमारा क्लोज कंटेनर है, इसमें हमने क्या किया है, एक सॉल्वेंट लिया है। सॉल्वेंट को हम ए कहेंगे। ये कैसा है नेचर में, वोलेटाइल, इजीली वेपर में क्या हो रहा है, कन्वर्ट हो रहा है। तो ये क्या हो रहा है, वेपर में कन्वर्ट हो रहा है। यहाँ पे जो वेपर प्रेशर वो क्या होगा, P0 A, वेपर प्रेशर ऑफ प्योर सॉल्वेंट। अभी ये अच्छे से क्या हो रहा था, वेपर में कन्वर्ट हो रहा था, इसके पार्टिकल अच्छे से प्रेजेंट थे इसमें। अभी हमने इसमें क्या ऐड कर दिया, बी को ऐड कर दिया। बी क्या है, नॉन वोलेटाइल, जिसका खुद का वेपर प्रेशर क्या है, 0। अभी बी को ऐड कर दिया तो बी के पार्टिकल भी आ गए। अभी वेपर प्रेशर चेंज हुआ, वो क्या होगा अभी, पी ए। अभी क्या हो रहा है, ए के जो पार्टिकल थे वो नेचर में वोलेटाइल थे, इजीली वेपोराइज हो रहे थे। लेकिन बी के पार्टिकल नॉन वोलेटाइल है, वो वेपर में कन्वर्ट नहीं हो रहे, और बाकी जो ए के पार्टिकल हैं उनको भी दबा रहे, उनको भी वेपर में कन्वर्ट नहीं होने दे रहे। मतलब आफ्टर एडिशन ऑफ नॉन वोलेटाइल, इसे हम कहेंगे सोल्यूट इन द सॉल्वेंट। जब सॉल्यूशन फॉर्म होता है आपका वेपर प्रेशर क्या होगा, डिक्रीज होगा। मतलब शुरू में आपका वेपर प्रेशर क्या था, ज़्यादा था, बिकॉज ऑफ एडिशन ऑफ नॉन वोलेटाइल सोल्यूट आपका वेपर प्रेशर डिक्रीज हो रहा है, क्योंकि आपके बी के पार्टिकल क्या है, नॉन वोलेटाइल है, वो वेपर में कन्वर्ट नहीं हो सकते। ऐसी कंडीशन में अगर इस सॉल्यूशन को हमें बॉईल करना है तो इसे क्या करना होगा, और हीट प्रोवाइड करनी होगी, राइट। जब हम हीट प्रोवाइड करेंगे तब क्या होगा, इसका बॉइलिंग पॉइंट इंक्रीज होगा। मतलब अगर पहले ये बॉयल हो रहा था 100 डिग्री सेल्सियस में सपोज, अभी हम और हीट कर रहे हैं, मतलब हीट बढ़ा रहे, तो अभी आफ्टर एडिशन ऑफ दिस ये क्या हो रहा है, 110 डिग्री सेल्सियस में क्या हो रहा है, बॉयल हो रहा है। तो बॉइलिंग पॉइंट क्या हुआ, इंक्रीज होगा, हुआ। इसे क्या कहोगे, बॉइलिंग पॉइंट इलेवेशन। Because of addition of non-volatile solute in volatile solvent,
vapor pressure decreases as well as boiling point increases is known as boiling point elevation. अब इसी चीज़ को हम ग्राफ से देखते हैं. सपोज हम ग्राफ ड्रॉ कर रहे हैं. यहाँ पे हमने लिया टेम्परेचर और यहाँ पे लिया वेपर प्रेशर. हमें ग्राफ किसके लिए ड्रॉ करना है? सोल्यूट के लिए ड्रॉ करना है और सॉल्यूशन के लिए. सोल्यूट मतलब ए, सॉल्यूशन मतलब ए प्लस बी. तो पहले हमने देखा कि जो वेपर प्रेशर है, जितना आप टेम्परेचर बढ़ाओगे वेपर प्रेशर क्या होता है? इंक्रीज़ होगा. तो आपके सोल्यूट का जो प्योर सोल्यूट था, सॉल्वेंट, जो आपका प्योर सॉल्वेंट था, उसके लिए आपका वेपर प्रेशर का ग्राफ ऐसे आ रहा है. वेपर प्रेशर इज़ नॉट एग्जैक्टली डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू टेम्परेचर, लेकिन जैसे जैसे टेम्परेचर बढ़ाओगे वेपर्स क्या होते? बढ़ते. तो जैसे जैसे टेम्परेचर इंक्रीज़ हो रहा है, आपका वेपर प्रेशर भी क्या हो रहा है? प्योर सॉल्वेंट का इंक्रीज़ हो रहा है. दिस इज़ फॉर प्योर सॉल्वेंट, इसे ए भी कह सकते हैं. ओके. अभी क्या हो रहा है? इस प्योर सॉल्वेंट में बी ऐड कर रहे हो जो कि नॉन वोलेटाइल है. उसकी वजह से आपका वेपर प्रेशर, एक्चुअल वेपर प्रेशर से क्या हो रहा है? डिक्रीज़ हो रहा है. तो क्या होगा? इससे डिक्रीज़ होगा. राइट. अभी ये क्या है? फॉर सॉल्यूशन. जब हमने बी ऐड किया तो वेपर प्रेशर क्या हुआ? कम हो गया. तो वो क्या होगा? इससे कम होगा. तो नीचे दिखाना है. सपोज एक वेपर प्रेशर हम कंसिडर करते 760 mm, और यहाँ से हम दोनों कर्व पे डॉटेड लाइन ड्रॉ करते. वहाँ से अगर हम नीचे परपेंडिकुलर ड्रॉ करेंगे तो हमें क्या मिलेगा? टेम्परेचर. राइट. तो हमें दो टेम्परेचर मिल रहे. ये हमें मिल रहा है फॉर प्योर सॉल्वेंट, इसे हम क्या कहेंगे? टी नॉट बी. और ये हमें मिल रहा है फॉर सॉल्यूशन, इसे हम क्या कहेंगे? टी बी. अभी टी नॉट बी क्या है? बॉइलिंग पॉइंट ऑफ प्योर सॉल्वेंट एंड दिस इज़ बॉइलिंग पॉइंट ऑफ सॉल्यूशन. तो अभी यहाँ देखने से हमें पता चल रहा है कि जो प्योर सॉल्वेंट था उसका बॉइलिंग पॉइंट कम था और सॉल्यूशन का बॉइलिंग पॉइंट क्या हुआ है? इंक्रीज़ हुआ है. कितना इंक्रीज़ हुआ है? इतना. इसे हम क्या कहेंगे? डेल्टा टी बी, चेंज इन द बॉइलिंग पॉइंट, चेंज इन टेम्परेचर. तो ये चेंज कैसे निकालेंगे? जो बिगर वैल्यू है उससे हम छोटी वैल्यू को माइनस करके निकाल सकते. इससे अगर इससे माइनस करोगे तो हमें इतना पता चलेगा कि कितना टेम्परेचर इंक्रीज़ हुआ है. इसे हम कहेंगे डेल्टा टी बी इज़ नोन एज बॉइलिंग पॉइंट एलिवेशन. मतलब इतना अमाउंट क्या हो रहा है? टेम्परेचर का इंक्रीज़ हो रहा है ड्यू टू एडिशन ऑफ नॉन वोलेटाइल सोल्यूट बी. तो इतना टेम्परेचर इंक्रीज़ हुआ है. ये क्या है? बॉइलिंग पॉइंट ऑफ प्योर सॉल्वेंट. और ये क्या है? बॉइलिंग पॉइंट ऑफ सॉल्यूशन. तो हमें एक फार्मूला मिला है जिसे हमें यूज़ करना है टू सॉल्व द न्यूमेरिकल. दैट इज़ बॉइलिंग पॉइंट एलिवेशन इज इक्वल टू बॉइलिंग पॉइंट ऑफ सॉल्यूशन माइनस बॉइलिंग पॉइंट ऑफ प्योर सॉल्वेंट. एक छोटा टॉपिक है, बॉइलिंग पॉइंट एलिवेशन एंड कॉन्सेंट्रेशन ऑफ सोल्यूट. द बॉइलिंग पॉइंट एलिवेशन जिसे डेल्टा टी बी कहते हैं, ऐसे एक्सपेरिमेंटली ऑब्जर्व हुआ है. इट इज़ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द मोलैलिटी ऑफ द सॉल्यूशन. तो डेल्टा टी बी क्या है? मोलैलिटी के प्रोपोर्शन में. अभी आप लोगों को मोलैलिटी क्या है वो पता होना चाहिए. अगर आपको मोलैलिटी पता नहीं है
तो आप मेरा सेकंड वीडियो दे सकते हो जिसमें मैंने सारे कॉन्सेंट्रेशन टर्म एक्सप्लेन किए, जिसमें हमने मोलालिटी और उसके न्यूमेरिकल भी देखे। अगर मोलालिटी को हमें फार्मूले में लिखना है तो क्या होगा, ये क्या है एक्चुअल नंबर ऑफ मोल्स ऑफ नॉन volatile solute upon mass of solvent in किलोग्राम। मतलब अगर आपको मोलालिटी निकालनी तो आपको क्या है, सोल्यूट के मोल्स पता होने चाहिए और सॉल्वेंट का मास पता होना चाहिए किलोग्राम में। तो ये क्या है, ऐसे ऑब्जर्व है एक्सपेरिमेंटली, इट इज़ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द मोलालिटी। अगर ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल का साइड निकालना है तो क्या कर सकते हो, डेल्टा टी बी एक कांस्टेंट लेंगे जिसे हम कहेंगे के बी इंटू मोलालिटी। ये भी एक इम्पॉर्टेंट फार्मूला है, इसे भी हमें यूज़ करना है टू सॉल्व द न्यूमेरिकल्स। यहाँ पे क्या है, डेल्टा टी बी क्या है, डेल्टा टी बी इज़ द बॉइलिंग पॉइंट एलिवेशन, m इज़ द मोलालिटी ऑफ सॉल्यूशन मोल पर केजी में, के बी ये नई टर्म आई है, ये नई टर्म क्या है, तो के बी को हम क्या कह सकते हैं, बॉइलिंग पॉइंट एलिवेशन कांस्टेंट, और इसे हम कह सकते हैं मोलल एलिवेशन कांस्टेंट, और इसे एक नया नाम है, एक नया नाम है जिसे आपको याद रखना है, इसे हम कह सकते हैं इबिलियोस्कोपिक कांस्टेंट। दिस इज़ द फिक्स टर्म, मतलब ये सॉल्वेंट के लिए क्या होता है, फिक्स्ड होता है, डिपेंड होता है सॉल्वेंट पे, ऑलवेज गिवन इन द न्यूमेरिकल। न्यूमेरिकल में ये जो के बी होता है हमेशा दिया हुआ होता है, क्योंकि ये सॉल्वेंट के लिए क्या है, इसकी वैल्यू फिक्स्ड होती है। तो ये जो इबिलियोस्कोपिक कांस्टेंट है, हमेशा कभी कभी, हमेशा नहीं, कभी कभी एग्जाम में क्वेश्चन आता है डिफाइन इट, डिफाइन इबिलियोस्कोपिक कांस्टेंट। अगर इसे डिफाइन करना है तो हमें फॉर्मूला पता है क्या है, डेल्टा टी पी इज इक्वल टू के बी इंटू मोलालिटी। ऐसे समझ लो कि मोलालिटी क्या है, 1 मोल पर केजी। तो क्या होगा, डेल्टा टी बी की वैल्यू किसके इक्वल में होगी, के बी के इक्वल में होगी, राइट। जब आपकी मोलालिटी सॉल्यूशन की क्या होगी, 1 होगी। तो इसे कैसे डिफाइन कर सकते हैं, इबिलियोस्कोपिक कांस्टेंट के बी is the boiling point elevation, means change in the boiling point produced by 1 molar of the solution। जब आपकी सॉल्यूशन की मोलालिटी कितनी होगी, 1, तब आपका जो इबिलियोस्कोपिक कांस्टेंट है वो किसके इक्वल में होगा, इट इज़ इक्वल टू द बॉइलिंग पॉइंट एलिवेशन। यूनिट, इसके यूनिट्स क्या हो सकते, इसका फार्मूला क्या है, इस फार्मूला को के बी के लिए हम कन्वर्ट करते, के बी इज इक्वल टू क्या होगा, डेल्टा टी बी अपॉन स्मॉल एम इज़ द मोलालिटी। इसका यूनिट क्या था, टेम्परेचर का, केल्विन। इसका यूनिट क्या था, मोल पर केजी। तो केबी का यूनिट क्या होगा, केबी का यूनिट होगा केल्विन केजी पर मोल। तो ये यूनिट है फॉर इबिलियोस्कोपिक कांस्टेंट। एक छोटा सा टॉपिक है, मोलर मास ऑफ द सोल्यूट एंड द बॉइलिंग पॉइंट एलिवेशन। मोलर मास हमें पता है कैसे फाइंड आउट करते, मोलर मास हम फाइंड आउट करते जितने भी एलिमेंट्स प्रेजेंट है मॉलिक्यूल में उन सब का हम क्या करते हैं, एटॉमिक मास की एडिशन करते। अगर मोलर मास नहीं पता है तो जो सेकंड वीडियो है कॉन्सेंट्रेशन टर्म का उसे देख सकते हो, उसमें हमने मोलर मास भी देखा है, मोलर मास कैसे कैलकुलेट करते। तो
हमें पता है फॉर्मूला क्या है, डेल्टा टी बी बॉइलिंग पॉइंट एलिवेशन इज इक्वल टू इबिलोस्कोपिक कांस्टेंट एंड एम। अभी हम एम की वैल्यू निकालते यहाँ पे। तो हमने एम का फॉर्मूला देखा था, क्या था, एम इज इक्वल टू नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सोल्यूट, नॉन वोलेटाइल सोल्यूट जो होता है वो, अपॉन मास ऑफ सॉल्वेंट इन किलोग्राम। ओके, तो अभी हमें ये दोनों भी निकालने। सपोज ऐसे एज्यूम करते कि एक सॉल्वेंट था जिसमें हमने नॉन वोलेटाइल सोल्यूट ऐड किया, एज्यूम करना है। तो हम एक सॉल्यूशन प्रिपेयर कर रहे बाय डिसॉल्विंग W2 ग्राम ऑफ सोल्यूट को क्या करना है, W2 ग्राम लेना है इन W1 ग्राम ऑफ सॉल्वेंट, जहाँ पे M2 क्या होगा, मोलर मास ऑफ सोल्यूट एंड M1 इज द मोलर मास ऑफ सॉल्वेंट। तो हमने एक सॉल्वेंट लिया, एक सोल्यूट लिया, सोल्यूट क्या है W2 ग्राम, सॉल्वेंट W1 ग्राम, यहाँ पे हमें ग्राम किलोग्राम में यूज़ करना है इसलिए, और M1 एंड M2 क्या है, देयर मोलर मास। तो क्या होगा, नंबर ऑफ मोल्स निकालते हैं सोल्यूट के लिए, यहाँ पे मैं इसे पार्टीशन कर लेती हूँ। ओके, नंबर ऑफ मोल्स निकालने, तो नंबर ऑफ मोल्स को हम डिनोट करते हैं बाय स्मॉल n। नंबर ऑफ मोल्स मीन्स मास गिवन अपॉन मोलर मास, ये फॉर्मूला है। अगर नहीं पता है तो सेकंड वीडियो देखो कॉन्सेंट्रेशन टर्म का। तो यहाँ पे मास गिवन कितना था, W2, और मोलर मास क्या था, M2। ओके, यहाँ पे हमें क्या करना है, मास ऑफ सॉल्वेंट निकालना है। तो मास को हम मास ऑफ सॉल्वेंट क्या है, इन केजी, हमें पता है मास ऑफ सॉल्वेंट दिया है W1 ग्राम है, इसे केजी में कन्वर्ट करना है। तो क्या करना होगा, W1 अपॉन 1000 kg। ओके, अभी हमारे पास ये भी वैल्यू है, ये भी वैल्यू है। अभी क्या करते हैं, इस वैल्यू को यहाँ पे डालते। नंबर ऑफ मोल्स क्या मिला हमें, W2 M2, किसकी वैल्यू निकाल रहे हैं हम, M इज इक्वल टू W2 अपॉन M2, और मास हमें मिला है W1 अपॉन 1000। चलो इसे थोड़ा सा सिंप्लीफाई करते हैं, M इज इक्वल टू 1000 W2 अपॉन W1 M2, राइट। अभी जो हमें M की वैल्यू मिली है, इस वैल्यू को हम यहाँ पे ऐड करते हैं, डेल्टा टी बी इज इक्वल टू के बी इंटू 1000, इस वैल्यू को पुट करते, डेल्टा टी बी इज इक्वल टू के बी इंटू एम की वैल्यू है 1000 W2 अपॉन W1 M2। अगर इस सारी वैल्यू को हम M2 के लिए कन्वर्ट करेंगे तो क्या होगा, M2 इज इक्वल टू 1000 KB W2 अपॉन डेल्टा TB बॉइलिंग पॉइंट एलिवेशन इंटू W1। अगर हमें बाकी सारे क्वांटिटीज़ पता है, सो वी कैन इजीली कैलकुलेट द मोलर मास ऑफ सोल्यूट दैट इज़ नॉन वोलेटाइल इन नेचर। तो ये भी फार्मूला यूज़ करके हमें क्या करने, न्यूमेरिकल सॉल्व करने। तो चलो न्यूमेरिकल सॉल्व करते। पहला न्यूमेरिकल है, द बॉइलिंग पॉइंट ऑफ इथिल एसीटेट इज 77.06 डिग्री सेल्सियस। A solution of 50 gram of non-volatile solute in 150 gram of ethyl acetate
Boil at 84.27 degrees Celsius. Find molar mass of solute if Kb of ethyl acetate is 2.77 डिग्री सेल्सियस Kg पर मोल। तो चलो जो दिया है वो लिख लेते हैं पहले। हमें क्या क्या दिया है वो देखते हैं। हमें दिया है Tb दिया है 84.27 डिग्री सेल्सियस। उसके बाद दिया है T0B दिया है कितना है 77.06 डिग्री सेल्सियस। उसके बाद हमें दिया है Kb दिया है कितना है 2.77 डिग्री सेल्सियस Kg पर मोल। W1 दिया है कितना है 150 ग्राम। W2 भी दिया है कितना है 50 ग्राम। हमें क्या फाइंड आउट करना है M2 फाइंड आउट करना है, राइट। तो सबसे पहले हमें क्या फाइंड आउट करना है डेल्टा टीबी, क्योंकि हमें फार्मूले में डेल्टा टीबी का फार्मूला क्या है टीबी माइनस T0B। टीबी कितना था 84.27 माइनस 77.06, तो ये कितना आएगा 7.21 डिग्री सेल्सियस। कितना है 7.21। तो चलो सारे हमें वैल्यू पता है, हमें कौन सा फार्मूला यूज़ करना है। हमें फार्मूला यूज़ करना है M2 इज इक्वल टू 1000 KB W2 डेल्टा TB W1। ये सारी वैल्यूज़ हमें पता है, तो चलो वैल्यूज डालते। 1000 हमें KB मिला दिया था 2.77, W2 था 50, डेल्टा TB अभी हमने कैलकुलेट किया 7.21, W1 था 150। अगर इससे कैलकुलेट करोगे और सिंप्लीफाई करोगे तो हमें मिलेगा 128 ग्राम पर मोल। मीन्स द मोलर मास ऑफ नॉन वोलेटाइल सोल्यूट इज 128 ग्राम पर मोल। अभी आप लोगों को एक होमवर्क के लिए करना है। सो दिस इज होमवर्क। In a solution, 3.3 gram of non-volatile solute is dissolved in 125 gram of benzene. Here benzene is solvent. उसका boiling point दिया है 80 डिग्री सेल्सियस। Boiling point of solution is 80.66 डिग्री सेल्सियस. If Kb for benzene is 3.28 Kelvin kg पर मोल, find molar mass of non-volatile solute. तो सेम वे से आपको क्या करना है, इसे फाइंड आउट करना है। इसे फाइंड आउट करो और आंसर मुझे कमेंट करो। एक और न्यूमेरिकल देखते। 18 ग्राम ऑफ ग्लूकोज हैविंग फार्मूला C6H12O6 इज डिजॉल्व इन 1 kg ऑफ वाटर। फाइंड द बॉइलिंग पॉइंट ऑफ सोल्यूशन इफ बॉइलिंग पॉइंट ऑफ प्योर वाटर इज 373 केल्विन। यहाँ पे दिया है Kb 0.52 केल्विन Kg पर मोल और एटॉमिक मासेस दिए कार्बन का 12, हाइड्रोजन का 1 और ऑक्सीजन का 16। तो हमें देखो क्या क्या दिया है और हमें क्या फाइंड आउट करना है वो देखते हैं। पहले हमें उन्होंने दिया है Kb दिया है 0.52, राइट। T0B दिया है 373 केल्विन। हमें क्या फाइंड आउट करना है Tb फाइंड आउट करना है। कौन सा फार्मूला यूज़ कर सकते हैं हम, फार्मूला कौन सा यूज़ कर सकते हैं डेल्टा TB इज इक्वल टू डेल्टा TB इज इक्वल टू TB माइनस T0B। हमें ये फाइंड आउट करना है। ओके, ये वैल्यू हमें पता है, हमें सबसे पहले ये वैल्यू फाइंड आउट करनी। ये वैल्यू फाइंड आउट करने के लिए हम कौन सा फार्मूला यूज़ कर सकते हैं डेल्टा TB इज इक्वल टू KB इंटू मोलैलिटी। यहाँ पे हमें Kb पता है लेकिन हमें मोलैलिटी नहीं पता है, तो मोलैलिटी फाइंड आउट करनी। मोलैलिटी के लिए हमें क्या पता होने चाहिए मोल्स ऑफ सोल्यूट अपॉन मास ऑफ
सॉल्वेंट। तो मास ऑफ सॉल्वेंट हमें पता है 1 kg दिया हुआ है। मोल्स ऑफ सोल्यूट, सोल्यूट क्या है यहाँ पे ग्लूकोज, तो सबसे पहले हमें क्या करने ग्लूकोज के मोल। तो मोल के लिए क्या फॉर्मूला है, मास गिवन, मास पता है हमें 18 ग्राम अपॉन मोलर मास। तो सबसे पहले हमें क्या करना है, ग्लूकोज का मोलर मास फाइंड आउट करेंगे, फिर ग्लूकोज का नंबर ऑफ मोल्स फाइंड आउट करेंगे, फिर मोलैलिटी फाइंड आउट करेंगे, फिर डेल्टा टीवी फाइंड आउट करेंगे और उससे हम क्या निकालेंगे, टीवी निकालेंगे। तो ये सारी उल्टी प्रोसेस करनी। तो चलो देखते हैं कैसे। तो चलो ग्लूकोज का मोलर मास फाइंड आउट करते। इसमें कितने 6 कार्बन, कार्बन 12 हाइड्रोजन, हाइड्रोजन का 1 एंड 6 ऑक्सीजन, ऑक्सीजन का 16। तो इसका कितना आएगा, अगर ऐड करोगे तो ये आएगा 180। सेकंड हमें क्या करना है, नंबर ऑफ मोल्स, किसके, ग्लूकोज के। क्या फार्मूला है, N इज इक्वल टू मास गिवन अपॉन मोलर मास। मास पता है हमें कितना दिया था 18, मोलर मास कितना है 180, से 1/10 भी लिख सकते हो या 0.1 मोल्स। ओके। थर्ड हमें फाइंड आउट करना है मोलैलिटी, M इज इक्वल टू नंबर ऑफ मोल्स अपॉन मास ऑफ सॉल्वेंट। तो नंबर ऑफ मोल्स थे 0.1, मास था 1, तो ये भी कितना है 0.1 मोलर। कितना आएगा ये 0.1 मोलर आएगा। डेल्टा टी बी, के बी इंटू एम, के बी हमें पता है 0.52 इंटू 0.1, तो डेल्टा टी बी कितना आएगा आपका 0.052 केल्विन। ओके। अभी लास्ट फार्मूला, डेल्टा टी बी इज इक्वल टू टी बी माइनस टी नॉट बी। हमें टी बी चाहिए तो क्या आएगा, डेल्टा टी बी प्लस टी नॉट बी। डेल्टा टी बी कितना था आपका 0.052 प्लस 373, तो आपका डेल्टा टी बी कितना आएगा 373.052 केल्विन। तो आपका जो बॉइलिंग पॉइंट है सॉल्यूशन का वो क्या होगा 373.052 केल्विन, इतना होगा। तो आज के लिए इतना ही। देखते हैं बच्चों, पढ़ते रहिए, अच्छे से रिवाइज करते रहिए, खुद का ख्याल रखिए और जो भी वीडियो है उसे अच्छे से देख के नोट्स बनाते रहिए। सो थैंक यू स्टूडेंट्स। कल हम देखेंगे थर्ड जो कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी है, दैट इज़ डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट। डिप्रेशन मतलब डिक्रीज होगा, वो एग्जैक्टली इसके जैसा ही है। तो कल देखेंगे थर्ड प्रॉपर्टी।